तो जी हाँ, लगातार रुझानों को लेकर के आपके साथ हाजिर है रिपोर्टर 24/7 में। तो अब तक जो रुझान मिल पा रहे हैं, 175 सीटों पर रुझान आ रहा है। आपको बता दें कि 93 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। अगर कांग्रेस और यूपीए गठबंधन की बात की जाए तो 35 सीटों पर अभी तक रुझान मिल रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर रुझान मिल रहा है। अगर अन्य की बात की जाए, अदर्स की बात की जाए तो 46 सीटों पर अब तक रुझान मिल रहा है। तो तकरीबन 180 सीटों का रुझान अब तक हमें मिल पा रहा है। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप बेदवाल जी जुड़े। प्रदीप जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे और अब जो रुझान आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एनडीए की एक बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं शुरुआती 1 घंटे के रुझान से मेल खा रहे हैं। जो रुझान अभी आए हैं, ये अभी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और काउंटिंग के जो अभी रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को एकदम सही साबित ठहरा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है यूपीए के लिए। और जैसे कि तमाम एग्जिट पोलों ने बताया था कि यूपीए बहुत बुरी तरीके से गिर रही है। और मैं आपको बता दूं कि यूपीए में खुद कांग्रेस के नेता भी अंदर से मान के चल रहे थे कि उनकी दुर्गति होने वाली है। तो वही अब होने जा रहा है। अब देखिए आगे आगे जैसे दिन चढ़ता है और नतीजे आते हैं, रुझान आते हैं, तो इस बात की पूरी तकदीस होगी कि वाकई में कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गत होने वाली है। प्रदीप जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कहा जा रहा था कि काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अभी तक जो रुझान मिल पा रहा है, तकरीबन सिर्फ 1 सीट का रुझान मिल पा रहा है और 197 सीटों का रुझान आ चुका है। देखिए, आम आदमी पार्टी को जो सफलता दिल्ली विधानसभा में मिली थी वह लोकसभा में नहीं मिल सकती थी। इसके पीछे एक कारण था। दिल्ली में वो पिछले 1.5 साल से अपना काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का गठन भले ही नवंबर में हुआ हो, 2013 में हुआ हो, लेकिन जो 2013 के जो चुनाव थे, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, 2013 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव में सफलता पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अन्ना का जो मूवमेंट था उसका फोकस दिल्ली में था और उस मूवमेंट को भुनाने में आम आदमी पार्टी सफल रही। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से चूक हुई है। और वारिस, आपको याद होगा कि खुद केजरीवाल ने कहा था कि इस्तीफा देने में मुझसे जल्दबाजी हो गई है। लेकिन प्रदीप जी, जिस तरीके से अगर क्षेत्रीय दलों को देखा जाए तो जो रुझान मिल रहे हैं क्षेत्रीय दलों के तकरीबन 48 सीटों 50 सीटों के रुझान मिल रहे हैं 197 सीटों में, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल भी मजबूती के साथ उभर रहे हैं। अगर वाकई यूपीए और कांग्रेस की एक कमजोर है, 39 सीटों के रुझान मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्षेत्रीय दल को कितना आंक रहे हैं आप? देखिए, क्षेत्रीय दल एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। दबाव समूह और हित समूह की जहां हम बात करते हैं तो क्षेत्रीय दलों का अपना एक सेट एजेंडा होता है। उस एजेंडे पे वो बात करते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का जो मैनिफेस्टो होता है उसमें लोक लुभावन वादे कम होते हैं और स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे असम की बात है या दक्षिण की बात है, दक्षिण में जो क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने स्थानीय मुद्दों को पकड़ा और बड़ी मजबूती से पकड़ा है। राष्ट्रीय दलों में क्या है कि लोक लुभावन वादे ज्यादा होते हैं, उसमें स्थानीय मुद्दे जो है नेपथ्य में चले जाते हैं। तो अगर जैसा कि आप बता रहे कि रुझान और जो रुझानों प्रदीप जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेठी से राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी आगे चल रही है। तो ऐसे में अमेठी जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और राहुल गांधी अगर शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी इस पे कोई टिप्पणी करना इसलिए जल्दबाजी होगा वारिस जी कि अभी किस इलाके के बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं। हो सकता है कि वो बीजेपी का गढ़ हो जी, जहां की अगर गिनती हो रही है वोटों की वो बीजेपी का गढ़ हो, तो जाहिर सी बात है अगर बीजेपी का गढ़ होगा तो वहां से स्मृति ईरानी आगे चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी पीछे नहीं चल सकते या हार नहीं सकते, ये एक दूसरी बात है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि किस इलाके के बैलेट पेपरों की काउंटिंग हो रही है, किस इलाके के वोट गिने जा रहे हैं। क्योंकि ईवीएम जो आती हैं वो अलग अलग इलाकों से आती हैं। और अगर मान लो ये बीजेपी के गढ़ की ईवीएम हुई तो स्वाभाविक तौर पर वहां बीजेपी लीड करेगी। ऐसे ही अगर कहीं आपका जो है कि जनाधार होगा और ईवीएम वहां की गिनती करने की, ऐसे में अभी शुरुआती दौर में मेनका गांधी का भी आ रहा है कि वो भी पीलीभीत से पीछे चले। तो ऐसे दिग्गज नेताओं का शुरुआती रुझान जो है, जो आप कह रहे हैं कि शुरुआती बैलेट पेपर जो निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो एक बाहुल इलाका होगा, जो वोटरों का एक गढ़ होगा कि ये हिंदू वोटरों का गढ़ है या बीजेपी वोटरों का गढ़। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआती रुझान में ये बड़े दिग्गज पिछड़ा। अगर बात नरेंद्र मोदी की जाए तो नरेंद्र मोदी दोनों सीटों से, वडोदरा और वाराणसी दोनों जगहों से आगे चले। तो नरेंद्र मोदी की स्थिति कितनी मजबूत है? वाकई में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो नरेंद्र मोदी की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए वारिस, नरेंद्र मोदी तो इस बारात के दूल्हे हैं जी, और दूल्हे के पास सबका अट्रैक्शन होता है। सबका जो दूल्हे को नहीं भी पहचानता वह भी दूल्हे की तरफ खींचा चला आता है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि बड़ोदरा हो चाहे बनारस हो,
दोनों जगह में जो है कि हीरो और हीरो के पीछे वोट जाती है। लेकिन फिर मैं भी यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की इस बार जीत मायने नहीं रखती, वो कितने ज्यादा मार्जिन से जीतते हैं ये बात मायने रखती। अच्छा, इसमें क्या यूपीए की नाकाम शासन रहा है या वाकई में नरेंद्र मोदी की लहर मान रहे, जो जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं कि अब तक 202 सीटों में 112 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है तो कांग्रेस 40, तो इसको बीजेपी की लहर मान रहे, मोदी की लहर मान रहे, या फिर यूपीए सरकार की 10 साल की नाकामियां मान रहे हैं? देखिए, ये 50-50 मामला है। मोदी की लहर कतई नहीं होती अगर यूपीए सरकार नाकाम नहीं होती, क्योंकि मोदी की लहर अगर बनी है तो इसके पीछे यूपीए सरकार की नाकामी है। आप देखिए कि जो मनमोहन सिंह का पहला जो कार्यकाल था उसमें इतने घोटाले नहीं हुए। पहले कार्यकाल में घोटाले तो हुए हैं लेकिन इतने नहीं हुए जितने कि दूसरे कार्यकाल में हुए हैं। तो पहले कार्यकाल में लोगों ने, महंगाई उस समय भी थी, महंगाई 2009 के चुनाव में भी मुद्दा बना, लेकिन लोगों ने बावजूद इसके फिर यूपीए को दूसरा मौका दिया। लेकिन इस बार वारी साहब देखेंगे कि कितने घोटाले हुए हैं, घोटाले दर घोटाले, एक लंबी फहरिस्त बन गई घोटालों की। बिल्कुल, घोटालों की लंबी फहरिस्त हो गई। जहां तक देखा जाए नरेंद्र मोदी का सवाल है तो दोनों सीटों पर तकरीबन नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आगे चलने से कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रुझान मिल रहा है, एक बार आपको रुझान फिर से बता दे, 208 सीटों का रुझान अब तक सामने आ रहा है। 114 सीटों पर एनडीए गठबंधन, बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस यूपीए गठबंधन 42 सीटों पर जो रुझान मिल पा रहा है वो अब तक आगे चल रहा है, और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य 52 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो जो रुझान अब तक मिल पा रहे हैं 209 सीटों के, हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि पल पल के चुनाव से हर एक रुझान को बताते रहेंगे। जब कोई सीट कन्वर्ट होगी, आपको गाजियाबाद का हाल बता दें, गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह आगे चल रहे हैं, साजिया इल्मी और राज बब्बर पीछे चल रहे हैं। तो प्रदीप जी, जिस तरीके से अगर गाजियाबाद की जाए तो जनरल वीके सिंह आगे चल रहे हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष थे, और गाजियाबाद की बात की जाए तो शाजिया इल्मी जो कि आम आदमी पार्टी का वो गढ़ माना जाता है गाजियाबाद, ऐसे में कहीं ना कहीं वो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहना है? देखिए वारिस, फकीर गाजी के नाम पे बसा हुआ गाजियाबाद, इस लोकसभा सीट की फितरत ही कुछ और है, क्योंकि गाजियाबाद लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले गाजियाबाद नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं थी, ये हापुड़ लोकसभा सीट हुआ करती थी। लेकिन 2009 में जब ये अस्तित्व में आया तो बीजेपी ने अपना झंडा यहाँ पे गाड़ा, और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, वो यहाँ से विजयी बने। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को भी यहाँ पे लोगों ने देखा कि अगर बीजेपी सत्ता में आ रही है और राजनाथ सिंह की सीट है, अगर वहां से ये जनरल वीके सिंह हार जाते तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन फिर ये बात आपने सही कही कि आम आदमी पार्टी का भी गढ़ रहा है गाजियाबाद, चाहे वो कौशाम्बी हो चाहे वैशाली हो, आम आदमी पार्टी की तमाम रणनीति, तमाम मीटिंग्स जो है गाजियाबाद में होती आई हैं। उसके बावजूद अगर साजिया इल्मी तीसरे नंबर पे पहुंच रही हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। और जो बात हम राज बब्बर की करें तो राज बब्बर ने सीट बदली है। राज बब्बर ने डिंपल यादव को पहले हराया था, और राज बब्बर ने उसके बाद फिर जो दोबारा एक कांग्रेस में पहचान बनाई थी, क्योंकि राज बब्बर समाजवादी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, पहले वो सपा में रहे, उसके बाद वो कांग्रेस में आए, और अब अगर वो गाजियाबाद में चुनाव हारते तो कहीं ना कहीं राज बब्बर के राजनीतिक भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि साजिया इल्मी की अगर हम बात करें तो साजिया इल्मी इतनी राजनीतिज्ञ नहीं है, क्योंकि उनका राजनीति में प्रादुर्भाव आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है। फिर वो आरके पुरम से बहुत कम मार्जिन से हारी हैं, मुश्किल से 375 वोट से जो है कि साजिया इल्मी आरके पुरम से दिल्ली में हारी थी। लेकिन अगर वह गाजियाबाद में हारती हैं, राज बब्बर गाजियाबाद में हारते, तो कहीं ना कहीं ये वीके सिंह को मजबूती दिलाता है और आम आदमी को और कांग्रेस को झटका साबित होता है। प्रदीप जी, जिस तरीके से अमेठी से लगातार खबरें आ रही हैं कि स्मृति ईरानी आगे चल रहे हैं, राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इतने सालों से तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में, सोनिया गांधी उससे पहले अमेठी से चुनाव लड़ चुके, और राजीव गांधी, संजय गांधी, तमाम गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अगर कुछ उलटफेर होता है तो इसको किस तरीके से देखते हैं, अगर वाकई में इस बार कुछ उलटफेर होता है अमेठी में? हाँ देखिए, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे क्रिकेट में कभी भी कुछ हो सकता है, तो राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है। वारिस, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपके मंतव्य को मैं समझ रहा हूँ। आप ये भी मान के चले कि अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव हारते हैं तो क्या होता है। अगर और मगर की जो बात कर रहे हैं हम, अगर वाकई में राहुल गांधी वहां से चुनाव हारते हैं तो हारे को हरिनाम, एक हिंदी में एक जुमला है कि हारे को हरिनाम, क्योंकि कहीं ना कहीं यह चुनाव राहुल गांधी को आगे करके लड़ा गया था। कांग्रेस ने एक चाल चली थी जिसको कि कांग्रेस भी बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न किया जाए, क्योंकि जैसे बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को किया है वैसे राहुल गांधी को नहीं किया जाए। उसके पीछे एक रणनीति थी भाई, उसके पीछे रणनीति ये थी कि अगर राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर देते हैं
और राहुल गांधी अगर चुनाव हार जाते हैं या पार्टी चुनाव हार जाती है तो बड़ी भद पिटेगी, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन अब अगर उन्होंने राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया और चुनाव हारते हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी का एक कांग्रेस में एक बहुत अच्छा सा जुमला है कि सबकी जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल। अगर बात अमृतसर सीट की जाए तो जो अभी ताजा रुझान मिल रहे हैं कि अरुण जेटली जो कि वहां से आगे चल रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं। तो अगर अमृतसर सीट को देखें तो नवजोत सिद्धू वहां सीट छोड़ते और प्रचार करने नहीं जाते हैं। ऐसे में अब जो रुझान मिल रहा है उसमें जेटली की जीत की ओर इशारा किया जा रहा है। तो इस सीट को किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ वारिस, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अमृतसर सीट का ताना बाना एक विशेष प्रकार का है। अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी वहां से विधायक रही हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब उनका टिकट कटा था सिद्धू का तो काफी नानुकुर हुई थी, काफी मनोबल हुआ था, काफी रूठे रूठे से थे नवजोत सिद्धू, ढूंढे नहीं मिल रहे थे न मीडिया को न बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन आखिरकार उनको भी हथियार डालने पड़े, उन्होंने हथियार डाले और फिर उन्होंने कहा कि जेटली उनके बड़े नेता हैं। जेटली को उन्होंने गुरु भी कहा था और उन्होंने कहा था कि जेटली से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं जेटली के लिए प्रचार करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कह तो दिया, लेकिन उस ढंग से वह रंग में नहीं रंगे जैसे कि रंगना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद मैं बताऊं कि अगर बीजेपी वहां पर लीड कर रही है तो कहीं ना कहीं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लोगों का गुस्सा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 साल तक सूबे की कमान संभाली थी, 5 साल तक वो पंजाब के मुखिया रहे थे और लोगों में नाराजगी कैप्टन अमरिंदर सिंह से है। और अगर वह नाराजगी यहाँ पे वोटों में तब्दील होती है तो इसका खामियाजा कैप्टन अमरिंदर सिंह को भुगतना पड़ेगा। और जो है कि अरुण जेटली वहां पे जो है कि एक विजय और एक आसान सी विजय लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पे वह नंबर 3 या नंबर 4 की पोजीशन में होंगे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, जैसा कि माना जा रहा है। क्योंकि अरुण जेटली राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने परसों तारीफ भी की है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। उन्होंने कहा है कि भले ही चुनाव में उन्होंने कितने ही आरोप क्यों न लगाए हो प्रधानमंत्री पर, लेकिन अगर व्यक्तिगत उनसे पूछा जाए तो बहुत अच्छे वो व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक लाचार प्रधानमंत्री भी कहा, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि अगर वह टाइम पे कुछ अच्छे निर्णय ले लेते तो शायद यूपीए की इमेज कुछ और होती। जी प्रदीप जी, एक बार अपने दर्शकों को एक बार फिर से जो रुझान मिल पा रहे हैं उसके आंकड़े बता दें। आपको बता दें कि 289 सीटों के रुझान मिल पा रहे हैं। 154 सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और वहीं 62 सीटों पर कांग्रेस यूपीए गठबंधन आगे चल रहा है। और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी बढ़त बनाई हुई है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य भी 71 सीटों से आगे है। प्रदीप जी, जिस तरीके से अन्य और यूपीए को देख रहे हैं, अन्य और यूपीए लगभग अन्य में वो समाजवादी पार्टी बीएसपी जो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कांग्रेस के साथ खड़ी रहती है या कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुकाबला अभी यूपीए और अन्य को लेकर के एनडीए के बराबरी में है। तो किस तरीके का तालमेल देख रहे हैं अब तक के जो रुझान मिल पा रहे हैं उसको लेकर के? देखिए वारिस सर, मैं वही कहूंगा कि शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में हम किसी एक ठोस नतीजे पे नहीं जा सकते, लेकिन जो संभावना आप समझ रहे हैं कि अभी के रुझान के हिसाब से उसमें एक ही संभावना बचती है कि यूपीए ने कह दिया है कि वह किसी से गठबंधन नहीं करेगी। खासकर जो है कि राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि न वो किसी को समर्थन देंगे न समर्थन लेंगे। लेकिन ये बात कब कही थी? चुनाव से पहले। अब चुनाव हो चुके हैं, आज नतीजे आने, नतीजों का दिन है। ये कह सकते हैं कि आज कयामत का दिन है भारतीय राजनीति के लिए। तो ऐसे में अब सारे विकल्प खुले रखने होंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस ये मान के चल रही है कि अगर मायावती और मुलायम सिंह को साधने में वो सफल हो गए तो कहीं ना कहीं वह मोदी के विजयी अभियान को, मोदी के रथ को रोक सकते हैं। नहीं, जिस तरीके से अभी आंकड़े आ रहे हैं, 301 सीटों के आंकड़े आ गए, 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 64 पर कांग्रेस और यूपीए गठबंधन, और बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो 2 और 72 अन्य आगे चल रहे हैं। इन तमाम राजनीतिक जो अभी तक जनादेश आ रहा है, जो रुझान मिल पा रहे हैं, उसको जब तक ये सीटों में कन्वर्ट हो रहा है, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि प्रदीप जी, जिस तरीके से ये तमाम रुझान मिल रहा है, इसको लेकर के तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पे लगी हुई है। अगर दिल्ली सीट पे कपिल सिब्बल चांदनी चौक सीट की बात की जाए, हर्षवर्धन है चुनावी मैदान में, आम आदमी पार्टी से आशुतोष है, तो इस सीट को किस तरीके से देख रहे हैं? काफी महत्वपूर्ण सीट है दिल्ली की। देखिए, दिल्ली सीट जो है वह अपने आप में फंसी हुई सीट नजर आ रही है। दिल्ली सीट में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मान के चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे आशुतोष भी हैं आम आदमी पार्टी के। आशुतोष दिग्गज नेता रहे हैं आम आदमी पार्टी के। आशुतोष जो है, आशुतोष दिग्गज नेता रहे हैं। वो आशुतोष ने एक प्रकार से रणनीति बनाई थी, लेकिन शुरुआती रुझान में हर्षवर्धन यहाँ पे आगे चल रहे हैं। और हर्षवर्धन ने जो है कि एक तरह से जैसे विधानसभा में क्लीन स्वीप करने की कोशिश की थी बीजेपी के लिए, वैसी कोशिश यहाँ पे की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह शुरुआती दौर है, आगे ये तमाम नतीजे पलट सकते हैं। वारिस, मैं आपको 2009 की अगर
मतगणना की बात बताऊं तो 2009 में जो है कि पी चिदम्बरम को हारा हुआ दिखा दिया गया था। 2009 में हारा हुआ दिखा दिया गया था क्योंकि वो बहुत पिछड़ रहे थे। वैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू को हारा हुआ दिखा दिया गया था, मेनका गांधी को हारा हुआ दिखा दिया गया था, लेकिन वो है लास्ट में उन्होंने फिर बढ़त हासिल की और फाइनल राउंड में ये लोग जीत गए। अभी तक के हालात ये हैं कि चांदनी चौक जो है दिल्ली की हॉट सीट है, जहाँ पे कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज है, जहाँ पे आशुतोष जैसे दिग्गज है, आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने पत्रकारिता का पेशा छोड़ के जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। वहां इन दोनों दिग्गजों को पिछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। जी बिल्कुल पिछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बार फिर से रुझानों के बारे में बता दें कि 222 सीटों के रुझान मिल रहा है। 173 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, 68 पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, वहीं 69 सीटों पर अदर्श और अन्य ने अपनी बढ़त बनाई। हम लगातार रुझानों को लेकर के आपके साथ मौजूद हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।